हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी है वो पहले उनको देख लो, क्योंकि हम लोग आगे वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है, एल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। एल बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आज के ट्रेवलर हैं उनका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंकोइस बर्नियर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कहाँ के थे। तो ये एक फ्रेंच मैन थे। फ्रेंच मैन का मतलब होता है कि ये फ्रांस के थे। ओके, फ्रेंच मैन। ये एक ट्रेवलर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते थे, और भी बहुत सारी आप इनको पोस्ट से सम्मानित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, मतलब ये फिलोसफी देते थे अलग अलग टॉपिक्स पे रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल। फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन थे। इनको शौक था कि ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते थे, हिस्ट्री से जुड़ी हुई फैक्ट्स के बारे में बताते थे। ये इंडिया आए थे, ठीक है, जाहिर सी बात है इंडिया आए थे, तभी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। केम इंडिया फ्रॉम 1956 टू 19 नहीं है, ये 1656 टू 1668। जो बाकी के 2 ट्रेवलर्स है ना, उनसे ये थोड़े से अलग थे, क्योंकि इनको जबरदस्ती कोई लाया नहीं था, ये खुद आए थे, अपनी मर्जी से ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। और अपनी मर्जी से इन्होंने जो भी चीजें देखी उन सब चीजों के बारे में लिखा। ये उस समय पे आए थे जब इंडिया में मुगल एम्पायर था, और मोस्टली ये मुगल कोर्ट में ही इन्होंने चीजों को एक्सपीरियंस किया, उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट। ओके, तो ये कितने साल के लिए रुके थे इंडिया में? फॉर 12 ईयर्स। बर्नियर जो थे, अब जाहिर सी बात है मुगल कोर्ट में आए थे, तो मुगल में तो बहुत सारे राजा रहे, तो ये किसके समय पे आए थे? तो ये आए थे जो हमारे दारा सुको थे, प्रिंस दारा सुको, उनके समय पे आए थे। अब आप में से 90% बच्चे बोलेंगे कि इनका तो कभी हमने नाम ही नहीं सुना। नाम इसलिए नहीं सुना है क्योंकि मुगल जो वंश था उसके हम लोग औरंगजेब तक ही इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग इतना नहीं पढ़ते। तो दारा सुको जो थे वो एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के, ठीक है, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, उनके कोर्ट में थे ये। शाहजहां के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो फिर आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो? फिर ये आपकी जगह नहीं है, ठीक है। एक इनके समय पे थे ये, इनके बारे में इन्होंने चीजें लिखी हैं, इन्होंने इनके कोर्ट में जो जो चीजें देखी उन सब के बारे में जो फ्रैंकोइस बर्नियर है उन्होंने मेंशन किया। और एक और इंसान के साथ इन्होंने समय बिताया था, वो थे दानिशमंद खान, ठीक है, और थे दानिशमंद खान, इनके साथ भी इन्होंने समय बिताया था। ये एक नोबल पर्सन थे, ओके, नोबल पर्सन थे, और ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी इंडिया के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो इनके साथ फ्रैंकोइस बर्नियर ने काफी ज्यादा टाइम बिताया। अब फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका जो हिस्ट्री को बताने का एक तरीका रहा होगा, तो इनका हिस्ट्री को बताने का तरीका ये था कि हर चीजों को कंपेयर करते थे। इन्होंने इंडिया में जितनी भी चीजें देखी हैं, इन्होंने उसको यूरोप से कंपेयर किया है कि हाँ यूरोप में ऐसा होता था, यूरोप में वैसा होता था। ये सारी की सारी चीजों को कंपेयर करते थे। और अगर मैं कहूँ तो इनका थोड़ा सा नजरिया हम लोग नेगेटिव चीजों की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मोस्टली नेगेटिव चीजों को ही देखा है। आप एल बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ चुके हैं। एल बिरूनी और इब्न बतूता जो है वो मोस्टली पॉजिटिव चीजों के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। और हाँ, थोड़ी बहुत कमी निकाली है, बट मोस्टली उनका जो नजरिया रहा है वो पॉजिटिव रहा है। बट फ्रैंकोइस बर्नियर का पूरा नजरिया नेगेटिव रहा है। इन्होंने सोसाइटी में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखी हैं, ओके। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने
सबसे पहली बात तो इन्होंने इंडिया को कंपेयर किया है यूरोप से, कंपेयर्ड इंडिया विद यूरोप। इनकी जो मेजर राइटिंग्स थी ना, जो भी ये चीजें लिखते थे वो डेडिकेट करते थे लुइस 14 को। मेजर राइटिंग वाज डेडिकेटेड टू लुइस 14। लुइस 14 कौन थे? तो फ्रांस के किंग थे। अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी हिस्ट्री, 8 9 10th में, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को लुइस 16 लुइस 14 के बारे में जानने को मिलता है कि वो फ्रांस के किंग थे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं। ठीक है, तो जो भी ये चीजें लिखते थे फ्रेंकोइस बर्नियर, ये उनको फ्रांस भेजते थे लुइस 14 के पास। और सबसे अलग बात क्या है कि इनकी जो किताबें हैं वो पब्लिश हुई है फ्रांस, जाहिर सी बात है फ्रांस भेजते थे तो फ्रांस की लैंग्वेज में ही, फ्रेंच लैंग्वेज में ही पब्लिश हुई है। सबसे पहले पब्लिश्ड इन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज कौन से सन में? 1670 से 71, 1670 से 71 के बीच में इनकी जो चीजें हैं वो पब्लिश हुई है। बट जाहिर सी बात है, अब बाकी दुनिया भी तो इंडिया के बारे में जानना चाहती है, तो उनको कैसे पता चला कि क्या क्या लिखा है इन्होंने? अब हर इंसान तो फ्रेंच नहीं पढ़ सकता ना, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो फ्रेंकोइस बर्नियर है उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है? तो इनकी जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है बाद में अलग अलग लैंग्वेजेस में। ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, डच में किया गया है, जर्मन में किया गया है, एंड इटालियन। ठीक है, और लोगों को इतनी जल्दी थी इनकी किताबें पढ़ने की कि 5 साल के अंदर अंदर ये सारे ट्रांसलेशन हुए हैं, इन 5 years, विद इन 5 years। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये कैसे मतलब चीजों को कंपेयर करके कहाँ कहाँ बेचते थे, कैसे कैसे पब्लिश करवाते थे। अब इन्होंने एक बहुत ही अलग चीज के बारे में, हमारे लिए अलग नहीं बट बाकी लोगों के लिए अलग, क्योंकि इंडियंस जो है उनको तो इस चीज के बारे में पता ही है, इन्होंने लैंड ओनरशिप पे क्वेश्चन किया था। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, मतलब जमीन का मालिक कौन होता था? अगर आप हिस्ट्री रिकॉल कर पा रहे हैं तो मोस्टली क्या होता था कि ज्यादातर जो जमीन होती थी वो राजा के अंडर आती थी। ठीक है, राजा पूरी जमीन का मालिक होता था और उस पे किसान काम करते थे। तो जो फ्रेंकोइस बर्नियर है उसने इन चीजों को बहुत ही गलत बोला है। उन्होंने कहा है कि राजा जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को, उनका शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हमेशा राजा के पास जमीन रहेगी, वो हमेशा अमीर रहेगा, और जो किसान है वो बेचारा हमेशा दास की तरह काम करते करते घिस जाएगा। वो अपने कभी भी मतलब वो अपने बेटों को कभी भी जमीन पास ऑन नहीं कर पाएगा। वो जितना भी कमाएगा वहीं पे लगा देगा, वो कभी भी अपने बेटों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा पाएगा। तो ये उनका कहना था। ठीक है, तो मोस्टली उन्होंने मुगल इंडिया और यूरोप में सबसे मेन जो डिफरेंस बताया है वो लैंड ओनरशिप का बताया है, कि इंडिया में जो जमीन का मालिक होता था वो राजा होता था। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप was the lack of private property. Okay. प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी उसका लैक था, मतलब जो जमीन हमारी थी, जितनी भी जमीन थी वो सारी की सारी राजा की थी। किसी भी किसान के पास अपनी जमीन नहीं थी। मेरा पेन अटक गया है, सॉरी। यस, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और क्या कहा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी थी तो प्रॉपर्टी किसके पास होती थी ज्यादा? एम्परर, जो राजा होता था। एम्परर ऑन all the land and distributed it among its nobles। और जो राजा होता था वो जो जमीन होता था वो अपने
अपने इंसानों को देता था, मतलब जो उसके राजा मंत्री, जो भी मतलब मंत्री होते थे आसपास, उन्हीं को देता था। जो बेचारे किसान होते थे उनको नहीं देता था। ठीक है। लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास, जो किसान होते थे बेचारों को सिर्फ उस पे काम करने के लिए मिलता था, लेकिन वो कभी भी अपनी जमीन को अपने बेटों को नहीं दे सकते थे। मतलब जिस जमीन पे वो काम करते थे वो कभी उसको पास ऑन नहीं कर सकते थे अपने बच्चों को, क्योंकि असलियत में तो वो उसके मालिक थे ही नहीं। अपने विचार बताना इस पे कि आपको क्या लगता है कि जो फ्रैंकोइस बर्नियर का कहना है वो सही है या गलत है। ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है। उसका कहना था कि इसकी वजह से बेचारे पीजेंट्स को दबाया जाता है। दिस लीड टू ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्री। ठीक है, कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। बर्नियर ने एक बहुत फेमस लाइन कही है। ठीक है। बर्नियर asserted, उसकी वो फेमस लाइन है, देयर इज नो मिडल स्टेट इन इंडिया। मतलब यहाँ पे कोई बीच का नहीं है। ठीक है। या तो कोई बहुत अमीर है या बेचारा कोई बहुत गरीब है। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मीडियम जिंदगी जी रहा हो, मतलब अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं है, अच्छे से जी रहा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब या तो गरीब है या सब अमीर है, मतलब सब नहीं, मोस्टली गरीब है या अमीर है। ठीक है। तो ये था उनका कहना। एक चीज और है, वो है विमेन स्लेव्स। इसके बारे में जो इब्न बतूता है इन्होंने कहा था। मैं इस टॉपिक में आपको बता दे रही हूँ कि इब्न बतूता ने क्या क्या कहा था विमेन स्लेव्स के बारे में। तो विमेन स्लेव्स भी होते थे उस समय पे, औरतों को भी स्लेव बना के रखा जाता था। इनको क्यों रखा जाता होगा, मेनली घर के काम के लिए, और उनके जो नोबल्स होते थे ना उन पे नजर रखने के लिए कि कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहे या कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे। तो उन सब पे नजर रखने के लिए विमेन स्लेव्स को हायर किया जाता था या खरीदा जाता था, टू कीप वॉच ऑन नोबल्स। और किस लिए यूज होती थी, स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर। अब यहाँ पे ना बहुत भेदभाव है, पता है क्या। जो डोमेस्टिक लेबर के लिए विमेन स्लेव्स होती थी ना उनका प्राइस कम होता था, लेकिन जो बाकी विमेन स्लेव्स होती थी उनका प्राइस ज्यादा होता था, लड़कों के मुकाबले भी ज्यादा होता था। द प्राइजेस ऑफ स्लेव्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर was very low। ठीक है। जो जिनका मतलब घर में यूज होता था जिन स्लेव्स का, उनका प्राइस बहुत लो होता था। बट फीमेल अदर फीमेल स्लेव्स वर एक्सपेंसिव देन मेल स्लेव्स। ओके। और जो मतलब उनका ट्रीटमेंट होता था वो तो बहुत बुरा होता था। ठीक है। कभी भी मतलब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। ट्रीटमेंट ऑफ विमेन वॉज क्रूशियल। जो फ्रेंकोइस बर्नियर हैं उन्होंने एक चीज और कही है। ठीक है। वो उन्होंने कहा है सती सिस्टम के बारे में। आप सबको सती सिस्टम के बारे में पता होगा, ये फ्रेंकोइस बर्नियर ने बात कही है। फ्रेंकोइस बर्नियर ने इंडिया में नोटिस किया था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस टाइम पे क्या करता था, जो हस्बैंड की चिता होती थी उसी पे उनकी वाइफ को बिठा के उनको जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। वो सती सिस्टम था। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूर कहा है, बर्नियर ने कहा है कि मतलब बहुत ज्यादा गलत था। ऐसा कहा है कि जो ये चीजें करते थे वो इंसान ही नहीं थे। ठीक है। मतलब उनके खिलाफ में भी आवाज उठाई है उन्होंने। वुमेन was burnt
alive with her husband's funeral after becoming a widow. He called this system inhuman. मतलब जो ये करते थे वो इंसान नहीं थे, जानवर थे. सो दैट्स ऑल. आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है खत्म. नोट्स बनाइए, घर पे पढ़ाई कीजिए और फॉलो करते रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए. बाय. थैंक यू.